नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वैसे तो महाकुंभ पर ही बात करेंगे और महाकुंभ को लेकर के वहां हुई एक आग की घटना को लेकर के जिस तरह की बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, उस पर तो चर्चा करेंगे ही। योगी शासन की जो तत्परता थी और जो मैनेजमेंट थे इस तरह की घटनाओं दुर्घटनाओं से निपटने के लिए, उसी का नतीजा था कि 20 मिनट के भीतर उस पर काबू भी पा लिया गया। कोई जनहानि भी नहीं हुई। इसके बावजूद कुछ लोग राजनीति पर आमादा हैं और कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग डर जाएं और मेले में ना पहुंचे। संख्या को लेकर के तो वो पहले ही रायता फैलाने की कोशिश कर चुके हैं। एक और मुद्दा है जिस पर मैं बात करूंगा आज। ये मुद्दा है इटली से आई हुई कुछ सनातन बेटियों का, महिलाओं का। योगी आदित्यनाथ से वो मिली और उन्होंने संस्कृत के श्लोक जो है वो गा करके सुनाए। और केवल इतना ही नहीं है बल्कि रामायण की चौपाइयां और कुछ दूसरी चीजें उनको कंठस्थ हैं। विदेशी हैं, इटली से आई हैं, एक पूरा प्रतिनिधिमंडल है। चर्चा हम इस पर भी करेंगे कि 50 साल पहले इटली से एक और आई थी जो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाती हैं इन 50 सालों के बाद भी। तो इटली से आई हुई विदेशी महिलाएं संस्कृत के कंठस्थ श्लोक सस्वर योगी आदित्यनाथ को सुनाती हैं। मेले में भी उनके कई वीडियो बने थे, आए थे, वायरल हुए थे और फिर वो योगी आदित्यनाथ से मिली हैं। इससे समय बचा तो कुछ एक दो मुद्दे और हैं जिन पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ प्रयागराज से ही, कुंभ नगरी से ही अनुपम मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, नमस्ते। नमस्कार सर। अनुपम जी, वैसे तो आपने भी प्रोग्राम कर दिया है, एक दो जगह और भी आप बुलाए गए थे, वहां भी आपने ये जो आग लगी थी इस पर चर्चा की है, बताया है। और ये कोई पहला कुंभ नहीं है जहां इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन मैं साहब एक अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाता हूं। ये देखिए, इन्होंने कहा है महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। ये अखिलेश यादव क्या हैं साहब? गवर्नर लगे हैं, प्रधानमंत्री लगे हैं, योगी आदित्यनाथ के बॉस लगे हैं, उनकी सरकार के मुखिया हैं, उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। उनके पार्टी के तो प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उनके कोई बॉस भी इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये अखिलेश यादव इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है वो तो पहले दिन से किसी ना किसी तरह कुंभ पर हमलावर हैं। और उसके कारण भी हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जब आप कुंभ में आते हैं तो सब पीडीए वीडीए फेल हो जाता है। सब जाति, सब वर्ग, सब संप्रदाय, कोई अमीर गरीब, सब एक साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक साथ नहा रहे हैं, एक साथ स्नान कर रहे हैं। उसी पानी में आप भी खड़े हैं, आपका ड्राइवर भी खड़ा है, आपका बॉस भी खड़ा है, आपके रिश्तेदार भी खड़े हैं, आपके पड़ोसी भी खड़े हैं। हर जाति और हर वर्ग का आदमी, हर पंथ और हर संप्रदाय का आदमी आपको एक साथ स्नान करता मिल रहा है। तो एक साथ उस जल से आचमन करता मिल रहा है। तो अब ये तो सारा, जैसे मैं अक्सर कह रहा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि भाई, राहुल गांधी को इसमें जाति जनगणना करा के देखना चाहिए कि किस जाति के कितने लोग कुंभ में आए हैं। और तो लेकिन ये बात उनको डराती है, परेशान करती है। पहले दिन से दिक्कत इसी बात पे है कि सर, ऐसा ना हो कि ये चीज हिंदुओं को आपस में जोड़ने में सफल रहे। और किसी हद तक ये बात सच भी है, किसी हद तक उनका डर भी सच है, क्योंकि जब वहां पे लोग आ रहे हैं तो देखिए, कुंभ का जो शुरुआत से एक बार योगी ने इस बात को कहा भी था
कि कुंभ होता था, हमारा धार्मिक समागम होता था जिसमें हमारे सब ऋषि मुनि बैठकर धर्म कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, उसको किस तरह हैंडल करना है, इस पे चर्चा होती थी। तो वो तो जो हो रही वो हो ही रही है। तमाम लोग दुनिया भर के धर्माचार्य आए हैं और सभी पंथ और सभी संप्रदाय के लोग आए हैं। देखिए आप इसको समझें, सनातन है क्या? सनातन एक अलग अलग संप्रदायों का कलेक्शन है। मतलब जैसे अभी शबरीमाला को लेके इतना हंगामा हो रहा था कि साहब शबरीमाला में इस एज ग्रुप की स्त्रियां या लड़कियां नहीं जाएंगी। तो क्या ये बाकी मंदिरों में लागू है? नहीं लागू है। हर जगह अलग पंथ है, अलग संप्रदाय है, उसके पीछे अलग कारण है, वैज्ञानिक कारण है, हर हर एक अलग थॉट है। तो साहब सोमनाथ के मंदिर की अलग परंपरा है, तो ये बिहार और बंगाल के मंदिरों की अलग परंपरा है, उत्तर और दक्षिण के मंदिरों की अलग अलग परंपरा है, अलग अलग पंथ और संप्रदाय जैसे मैंने कहा। लेकिन ये सारे लोग कुंभ में एकत्रित हो जाते हैं क्योंकि जड़ सबकी सनातन है। जड़ सबकी सनातन है। तो जैसे एक पेड़ होता है तो उसका मेन बॉडी अलग होता है, शाखाएं अलग होती हैं, पत्तियां अलग होती हैं, फल अलग होते हैं, फूल अलग होते हैं, पर उन सब की जड़ एक होती है। तो उसी प्रकार सनातन की जड़ तो वही है ना। एक सनातन अपने आप में जड़ है, उसी के अलग अलग शाखाएं हैं। और वो शाखाएं पंथ और संप्रदायों में इस कदर बटी हुई हैं कि उसी में एक सिखिज्म भी है। एक सिख पंथ, सिख भी तो एक पंथ है ना, सनातन का निकला हुआ। उसी उसी में से एक बौद्ध एक पंथ है जो सनातन का निकला है। उसी में से एक जैनिज्म एक सनातन का निकला हुआ पंथ है। उसी में से ऐसे तमाम आपको पंथ नजर आते हैं। वो अलग बात है कि कांग्रेस ने 2004 में सत्ता जाने के मात्र 2 महीने पहले जैनियों को एक अलग धर्म ही डिक्लेयर कर दिया। आप देखिए पिछली वो उसके बाद अ, मोदी सरकार आ गई थी तो सिद्धारमैया ने लिंगायत को एक अलग धर्म डिक्लेयर कर दिया था। वो तो कही है केंद्र सरकार में तब तक बदल चुकी थी और मोदी सरकार आ गई थी, भाजपा सरकार आ गई थी, उन्होंने उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आपने देखा कि हेमंत सोरेन ने जो हमारे वनवासी हैं अ, उनको एक शर्मा धर्म बना के एक अलग अलग डिक्लेयर कर दिया था कि ये भी हिंदू नहीं है। तो सारी घबराहट इस बात से है कि हिंदू एकत्रित ना हो। तो हिंदुओं को अलग अलग टुकड़े में कहा। तो भाई अपने जमाने में अंग्रेजों ने सिखों को काट दिया, बौद्धों को काट दिया, अभी कांग्रेस ने जैनियों को काट दिया, अभी लिंगायतों को काटने की बात चल रही थी, वनवासियों को काटने की बात, ट्राइबल्स को काटने की बात चल रही है। तो पूरा कोशिश इस बात की है कि हिंदू आपस में ज्यादा से ज्यादा मत पंथ संप्रदाय में इस कदर बढ़ जाएं और मतलब इतना बढ़ जाए कि अलग धर्म ही हो जाए। और उसके बाद भी जो थोड़े बहुत बचते हैं वो जातियों के आधार पे बढ़ जाए। तो वो जातियों के आधार पे, वो पीढ़ी के आधार पे बढ़ जाए, अगला पिछड़ा के आधार पे बढ़ जाए। तो ऐसे में जब कुंभ नजर आता है तो जाहिर सी बात है वो सबको डराता है। वो सबको डराता है कि भाई यहाँ तो सारे पंथ, सारे संप्रदाय, साथ सारी जाति, सारे वर्ग के लोग एक साथ इकट्ठा है, एक साथ जा रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं एक साथ। अच्छा वहां पे आप कुंभ में देखें जाकर एकदम अनजान लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक एक जगह लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, स्नान करने के बाद जलेबी खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, और उसी में चर्चा भी हो रही है और बातचीत भी हो रही है कि साथ देश कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है। और वो सब बातचीत सुनने तो कई नेता तो डर के मारे राजनीति छोड़ने अगर वो बातचीत अगर सामने आए। तो अब वहां पे लोगों का एक अलग माहौल है। और फिर एकदम से जो हमारे समय के साथ इन लोगों ने प्रयास किया था कि सनातन को बहुत हल्का कर दिया जाए, डाइल्यूट कर दिया जाए। तो ऐसे मौके बीच बीच में आते हैं जहां सनातन फिर से उतना मजबूत नजर आने लगता है और उतना ही मजबूत वो वृक्ष नजर आने लगता है जैसा था। तो ये सब चीजें अखिलेश यादव को भी परेशान कर रही हैं, कांग्रेस को भी परेशान कर रही हैं, सबको। आज देखिए आज प्रयागराज में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब आए हुए हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर आप भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम की बातों को मानने में संकोच कैसा। बड़ा अच्छा भाषण दिया उन्होंने। आज हमारी जी, जी। गवर्नर साहिबा भी आई हैं, आनंदीबेन जी भी आई हुई हैं। तो लेकिन इतने लोग आ रहे, राजनाथ सिंह नहा के गए, आपने देखा राजनाथ सिंह का स्नान देखा, आपने योगी का स्नान देखा, आपने अमित शाह का स्नान देखा, आपने सबके स्नान देखे। लेकिन उसी को आपने जब अखिलेश यादव का स्नान देखते हैं जो कि चले जाते हैं हरिद्वार अपने चाचा की अस्थियों को प्रभावित करने के लिए, जबकि 2022 में अपने पिताजी की अस्थियां लेके वो प्रयागराज आए थे।
लेकिन 2024 में वो भाग जाते हैं हरिद्वार। और उनका भी आपने स्नान देखा कि किस तरह उन्होंने एक राजसी स्नान किया। जब आप देश के रक्षा मंत्री को नहाते देखते हैं तो आप देखते हैं कि आसपास कोई व्यवस्था नहीं, आम आदमी के बीच में खड़े होकर नहा रहे हैं। जब योगी आदित्यनाथ नहाते हैं, वो तो महंत ही हैं, तो उनको सारे बाबा और सारे साधु उनके साथ ऐसे नहाते हैं, उनको तो लगता है हमारे बीच का आदमी है। अमित शाह को भी आपने देखा कैसे स्नान किया। लेकिन जब अखिलेश यादव स्नान करते हैं तो उस पूरे इलाके में किसी को कदम भी रखने नहीं, मतलब उस समय स्नान तो बड़ी दूर की बात है, पानी में पैर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि समाजवादी नेता अखिलेश यादव स्नान कर रहे हैं। तो ये जो एक फर्क है, ये तो अपनी जगह है ही। और ऐसे में जो कुंभ में जो कुछ हो रहा है वो उनको डरा रहा है, उनको भयभीत कर रहा है, परेशान कर रहा है। लगातार फर्जी वीडियोस डालते हैं, कभी कह देते हैं ट्रेनें हल्की चल रही, ट्रेनें खाली चल रही है, कुंभ फ्लॉप हो गया है, लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं, और ये कह रहे हैं ट्रेनें खाली जा रही हैं। इस तरह की बातें लगातार। अब ऐसे में लगी एक आग वाली बात। तो संजय दीक्षित साहब ने एक ट्वीट किया था कि ऐसे ऐसे आग लगी है। तो उसको मैंने जवाब दिया था, वो जवाब मैंने अभी आपको भेज भी दिया है व्हाट्सएप पे। तो मैंने दिया था, और उसमें मैंने अलग अलग सालों का माघ मेला, क्योंकि कुंभ तो 12 साल में लगता है, अर्ध कुंभ 6 साल में लगता है, लेकिन माघ मेला तो हर साल लगता है। तो मैं दिखाया था कि कुंभ हो या अर्ध कुंभ हो या माघ मेला हो, हर साल वहां पे आग लगती है। आग लगने का कारण समझिए, क्योंकि वहां जो बालू होती है बहुत ठंडी होती है, इतना ठंडक का समय में, तो हर जगह, हर कैंप में, हर टेंट में, हर तंबू में, हर जगह पुआल बिछाई जाती है, जो फूस होता है, तो पुआल जैसे पराली कहते हैं वेस्टर्न यूपी में। तो पराली, वो पुआल बिछाई जाती है, वो सूखी होती है। और चूंकि वो बैड कंडक्टर होता है तो उसकी वजह से गर्मी बनी रहती है, उसके उसके झोपड़े भी बनाए जाते हैं। तो उसमें आग लगना बहुत आसान होता है, बहुत तुरंत आग लग जाती है, उसका कोई विकल्प भी नहीं है। तो हर साल आग लगती रही। तो मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स भेजे संजय दीक्षित साहब को उनके ट्वीट पे। तो ये बड़ी सामान्य सी बात है, हर बार होता है। पर गंगा मैया की कुछ ऐसी कृपा है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये मेरा ट्वीट है, मैंने अलग अलग सालों का दिखाया है कि ना साहब, वहां पे इतने करोड़ों लोगों के स्नान करने के बावजूद माँ गंगा, जिसमें एक कोई डूब के नहीं मरता, कोई पाले से नहीं मरता, कोई कुचल के नहीं मरता, कोई आग से नहीं मरता, कुछ हादसा हो, छोटे मोटे हादसे होते हैं, अब इतने लोग हैं। और वो भी दुनिया में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि किसी आगजनी की घटना पे मुख्यमंत्री मौके पे पहुंच गया हो। अच्छा, वो संयोग भी था, मुख्यमंत्री उस समय मेले में मौजूद थे। वो चाहते थे तो वो अपनी जगह से बैठ के भी खबर ले सकते थे, पर वो तत्काल पहुंच गए। और दूसरी बात जिसको मैं अलग से पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, और वो है मेले में लगे हुए ये जो फायरमैन है, जो फायर डिपार्टमेंट है, उन्होंने साहब बड़ा जबरदस्त काम किया। वहां एक एक आदमी बता रहा है, टीवी कैमरे से बता रहा है कि 2 से 4 मिनट के अंदर आ गए और तत्काल उसको काबू। अच्छा, आप सोच के देखें, 180 कैंप जले हैं, कितनी बड़ी आग होगी। मेरे पास वीडियो है। तो अगर ये आग तुरंत पहुंच के ना बुझाई गई होती, तो आप सोच के देखिए, पूरा मेला जल के राख हो जाता। परंतु बिल्कुल। तुरंत एक कैंप था, उस कैंप तक की आग को सीमित करके उसे बुझा दिया गया। लेकिन चूंकि ये आग गोरखपुर वाले गीता प्रेस वाले कंपाउंड में लगी है, तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। अब मेरा दो बात कहना है, एक नंबर एक, या तो आग जैसे हर साल लगती है वैसे इस बार भी लगी, पुआल है, पराली है, इतना उसमें बड़ा आग लगना आसान है, तो ये है। और याद अगर किसी ने शरारतन लगाई है, माना जा रहा है कि आग लगने के ठीक पहले ऊपर से ट्रेन गुजरी थी, वहां पे एक ट्रेन का ब्रिज भी है, दो ब्रिजेज, एक शास्त्रीय ब्रिज है और एक रेलवे ब्रिज है। तो माना जा रहा है कि ऊपर से ट्रेन गुजरी थी और शायद ऊपर से किसी ने कुछ ऐसी शरारत की। तो ऐसा है तो उसकी जांच हो रही है, वो सामने आएगा। और मुझे तो लगता है कि फायर डिपार्टमेंट, मेला प्रशासन और राज्य सरकार बधाई का पात्र है कि हर साल लगने वाली इस आग को उन्होंने इतने मौके पे कंट्रोल कर लिया, इससे कोई जान माल की ऐसी हानि नहीं हुई। अनुपम जी, 2012 से 2017 के बीच में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मैं तो तब उत्तर प्रदेश में नहीं था, हरियाणा के एक अखबार का संपादन करता था, तो मुझे रोहतक बैठना होता था। तो उतने बारीकी से, नजदीकी से इनके कामकाज की मैं समीक्षा उस तरीके से नहीं कर पाया जैसी आप लोग कर रहे होंगे। इन्होंने एक और ट्वीट किया है, ये ट्वीट है साहब, और इसमें इन्होंने कहा है कि आज एक्सप्रेस वे पर एक बस में आग लगने की तस्वीर सामने आई।
एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे हादसों की तकनीकी जांच होनी चाहिए। हर जीवन और देश की संपत्ति अमूल्य है। तो हाईवे तो तब भी थे, हो सकता है एक्सप्रेसवे भी हों एक आध, तब भी आग वाग तो लगती होगी, दुर्घटनाएं तो होती होंगी। क्या तब भी तकनीकी जांच कराती थी अखिलेश यादव की सरकार, या ये ज्ञान इनको अभी प्राप्त हुआ है कि अगर कोई हादसा हो जाए, किसी बस में आग लग जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो फिर उस सड़क की सारी तकनीकी जांच पड़ताल होनी बहुत जरूरी है? ओंकार जी, मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा जवाब मायावती जी ने दिया। जब वो भदरसा में मोहित खान वाला, जो एक ओबीसी बच्ची का, जो मोहित खान और राजू खान उसके नौकर ने मिलकर शारीरिक शोषण किया और उसके साथ जो रेप किया, और बाद में वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, और आपने देखा कि डीएनए जांच में साबित भी हो गया। तो उस वक्त अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई पहले डीएनए जांच कराइए, फिर किसी को दोषी बताइए, क्योंकि जो वो थे, जिनके ऊपर आरोप लगा था, वो मोहित खान और राजू खान अल्पसंख्यक उम्मती मुस्लिम समाज से आते थे। तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि आप उनको इस तरह बलात्कारी नहीं कह सकते, पहले आपको अम, ये डीएनए जांच करानी होगी। तो उसमें मायावती का बहुत अच्छा ट्वीट आया था। उन्होंने कहा था अखिलेश यादव के अपने 5 साल के कार्यकाल और अपने समाजवादी पार्टी के 4 कार्यकालों में उन्होंने आज तक कभी बलात्कार के मामले में डीएनए जांच कराई हो तो बता दें। ये सारे आइडिया उनको अभी क्यों सूझ रहे हैं? तो आइडिया उनको नहीं सूझ रहे हैं। उनको लग रहा था कि मुस्लिम बलात्कारी हैं तो उनको हर हालत में किसी न किसी तरह डिफेंड करना है, उनको बचाना है। तो इसके चलते उन्होंने ये बयान दिया था। तो मुझे लगता है मायावती का जो ये जवाब है, ये इनके इस तरह की तमाम ट्वीट्स पे भारी पड़ रहा है। फिर मैं एक बात कहूंगा कि मुझे समझ में आता है कि आप लोग हिंदू एकता से डर रहे हैं। मुझे समझ में आता है कि जिस प्रकार धर्म, जाति, वर्ग, पंथ, संप्रदाय तोड़कर कुंभ में सनातन एक होता है, वो किसी भी ये इस तरह की राजनीति करने वालों को परेशान कर सकता है, जो हिंदुओं के विभाजन पर ही जिनकी राजनीति चलती है। परंतु अगर आप अच्छे पॉलिटिशियन हैं, तो आप इसका इलाज ये नहीं निकालिए कि आप हिंदू धर्म पे ही हमला कर दें, हिंद जो इवेंट हो रहा है, जो समागम हो रहा है, उसी पर हमला कर दें। इससे आपको क्या मिलेगा? मुझे तो लगता है कि एकदम इट इज अ केस ऑफ बैड पॉलिटिक्स। ये एक बुरी राजनीति है। इससे अखिलेश यादव को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। दूसरे, एक ट्वीट आया है साहब अमेरिका से, एक बड़ी चर्चित पत्रकार हैं वहां की, ये एमी मैक हैं, और उन्होंने ये कहा है कि बीबीसी ने अपनी एक मुस्लिम फीमेल जर्नलिस्ट को महाकुंभ कवर करने के लिए भेजा है, और ये मुस्लिम महिला पत्रकार बीबीसी की भीड़ के बीच में खड़ी होकर के रिपोर्टिंग करती हुई दिखाई दे रही। इसके कुछ विजुअल्स भी आए हैं। तो इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। एमी ने ये पूछा है कि क्या बीबीसी किसी हिंदू महिला पत्रकार को मक्का मदीना भेजेगी रिपोर्टिंग करने के लिए, और इस मुस्लिम महिला पत्रकार ने जिस तरह की बायस रिपोर्टिंग की है महाकुंभ की, उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं। यहां तक कहा है कि साहब ये जो हिंदू सनातनियों का ये जो जमावड़ा है करोड़ों की संख्या में, ये कहीं इस्लाम के लिए खतरा पैदा ना कर दे। तो एमी ने जो सवाल खड़े किए हैं, सब सवाल तो बनता है, ये बीबीसी क्या जानबूझ करके इस तरह की शरारत कर रही है कि एक मुस्लिम महिला पत्रकार को भेजो, अगर उसके साथ भी कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, कहीं धक्का मुक्की हो जाए, छेड़छाड़ हो जाए, जो होनी नहीं है, होती भी नहीं है मेला क्षेत्र में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं हो जाए, तो उसको एक इशू बनाया जाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। देखिए, बात सिर्फ हज कवर करने की नहीं है। क्या ये एक मुस्लिम पत्रकार से रोम में, वेटिकन में क्रिसमस कवर कराएंगे? पोप की स्पीच कवर कराएंगे? तो अगर एक बाकी चीजें जाने भी दें, बाकी चीजें जाने भी दें, तो अगर एक डॉक्टरी का इवेंट हो रहा है, तो क्या एक इंजीनियर उसको कवर करने में सक्षम है? अगर एक आर्कियोलॉजी का इवेंट हो रहा है, तो क्या एक बॉटनिस्ट उसको कवर करने में सक्षम है? पहले इसको देखें। दूसरी बात,
बीबीसी का जो एंटी इंडिया बायस है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। वैसे भी एक मुस्लिम पत्रकार क्या इन रीतियों को समझेगी, क्या इन बातों को समझेगी। आप देखिए, शबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट तक ने इस बात को माना है कि शायद हम मतलब खुद हिंदू जजेस हैं, वो कह रहे हैं शायद हम अभी तक सनातन के तमाम रीति रिवाजों को ठीक से समझने में असमर्थ हैं, इसीलिए वो रिव्यू में मामला आया है। तो ऐसे में एक मुस्लिम पत्रकार विदेशी आकर इसको क्या ही कवर करेगी। वो तो यही कहेगी ना, बहुत भीड़ है, बहुत गंदगी है, पानी गंदा, यही सब बोलेगी, वही सब बोल रही है वो। और बीबीसी हमेशा से ऐसा करती रही है। और रही बात कि साहब हज कवर करने के लिए कोई हिंदू पत्रकार भेजेंगे, तो आपकी बात पे मुझे एक किस्सा याद आ गया ओंकार सर। 1979 में, मुझे अगर ठीक याद है तो नवंबर का महीना था, और कुछ मुस्लिम आतंकवादियों ने मक्का पर कब्जा कर लिया था, और सऊदी अरब की फोर्स उनको छुड़ा नहीं पा रही थी। तो फ्रांस के तकरीबन 30 या 50 कितने कमांडोज बुलाए गए थे। तो उन कमांडोज को लगाया गया था उन मुस्लिम आतंकवादियों से जो ग्रैंड मॉस्क है वहां मक्का में, उसको खाली कराने के लिए। तो वो जो कमांडोज आए थे फ्रांस के, ओंकार जी, उनको अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल करना पड़ा था मक्का में घुसने से पहले। मतलब वो आपके मक्का को छुड़ाने जा रहे हैं, और आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप अपना ही मक्का छुड़ा लें आतंकवादियों से। और आपने फ्रेंच कमांडोज बुलाए थे, और उन कमांडोज को धर्म परिवर्तन करना पड़ा था, सबको इस्लाम कबूल करना पड़ा था, सबको ईमान लाना पड़ा था, सबको कलमा पढ़ना पड़ा था, और बाकायदा अपने को मुस्लिम घोषित करना पड़ा था। तब जाके उनको इजाजत मिली कि वो मक्का में घुस के उन्होंने आतंकवादियों को मारकर जो ग्रैंड मॉस्क थी, जो बड़ी मस्जिद है, उसको छुड़ाया, मक्का को छुड़ाया। तो मतलब आपके सबसे बड़े धार्मिक स्थल को छुड़ाने भी गए, और इसके लिए धर्म भी परिवर्तन करना पड़ा। तो आप सोचिए इस बात को कि आप उसको कवरेज के लिए किसी को क्या ही भेजेंगे। अगर आप रक्षा के लिए आए हुए लोगों के साथ आप ये करना पड़ा, तो कवरेज कोई क्या ही करेगा उनका। या ये भी कंट्रोवर्सी खड़ी करने की एक कोशिश थी कि इस बार मेला क्षेत्र में मुस्लिम दुकानदारों को निषेध किया गया है कि वो अपना व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो इनको उम्मीद थी कि शायद मुस्लिम महिला पत्रकार को भी रोका जाए। नहीं, कंट्रोवर्सी करने क्रिएट करने की क्या जरूरत थी, वो आपको चढ़ा रहे हैं बेसिकली। मैंने नाम नहीं लेना चाहता, मैंने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को देखा है जिन्होंने इस कुंभ को कवर करने के लिए मुस्लिम पत्रकारों को ही भेजा है। वो आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ मुसलमानों की एंट्री नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो आप पत्रकारों की एंट्री तो नहीं रोक सकते थे। और एक और घटना जिसका मैंने उल्लेख किया था शुरू में, इटली से आई हुई कुछ महिला संत मुझे दिखाई दे रही हैं साहब, जो सस्वर योगी आदित्यनाथ को रामायण के श्लोक चौपाइयाँ वगैरह सुना रही थी। लेकिन मेरी नज़र एक और चीज पर पड़ी। योगी आदित्यनाथ के ठीक पीछे भगवान राम की जो रामलला की जो नई प्रतिमा बनाई गई है, उसकी आकृति लगी हुई है, और अगल-बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा के चित्र लगे हुए हैं। योगी जी ने तो साहब मेरा दिल जीत लिया, ये तस्वीर यहाँ लगा करके, प्रभु राम की तस्वीर ठीक सेंटर में लगा करके। इसीलिए योगी जी अलग तरीके से जाने जाते हैं। भाई देखिए, हमको ब्यूरोक्रेट्स बताते हैं कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कार्यालय आए, तो इसको मैं बताता भी रहता हूँ, मैंने अपने घूमता आईना चैनल पे कई बार इसका जिक्र भी किया है कि वो जो कुर्सियों पे सफेद तौलिया डाल दिया जाता है अधिकारियों के, मंत्रियों के, विशिष्ट लोगों के, एक परंपरा है कि साहब कुर्सी पर आप तौलिया डाल देंगे। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा नहीं, तौलिया तो ठीक है, पर मुझे सफेद नहीं, भगवा चाहिए। तो तौलिया भी बदल के भगवा किया गया। तौलिया भी बदल कर भगवा किया गया, और अपना वो योगी का अपना एक अंदाज है वो। उनको कहीं से बहुत बनावट नहीं, जो हैं, जो अंदर हैं वो बाहर हैं, आपने देखा वो तो। और कभी डिफेंसिव नहीं होते, सबसे बड़ी बात, कभी डिफेंसिव नहीं होते। अभी मैं देख रहा था कि संभल में जो एक वो पकड़ा गया है, उसने बयान दिया है कि हम लोगों से कहा गया था कि पुलिस वालों को मार दो और सबको मार दो, सरकार डिफेंसिव हो जाएगी। पर क्या सरकार आपको डिफेंसिव नजर आई? क्या उन्होंने, नॉर्मली ऐसा होता है जब दंगा वंगा होता है तो सबसे पहले अधिकारियों का तबादला हो जाता है। क्या एक सिपाही का भी तबादला हुआ?
तो आपने सुना, तो वो डिफेंसिव नहीं होते। जो ये योगी की सबसे बड़ी खूबी है कि वो पीछे हटने के लिए, रक्षात्मक होने के लिए तैयार नहीं। एक वीडियो थोड़ा सा प्ले करता हूँ। दुख हमारे दशरथ की गर्दन में सिया राम जय जय राम। ओ विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये इटली से ही आई है और इटली से 50 साल पहले एक और भद्र महिला आई थी। वो तो ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती, ये तो चौपाइयां सुना रही है और गा करके सुना रही हैं साहब। आप जिन भद्र भारतीय महिला का जिक्र कर रहे हैं, आप उनकी भाषा पे क्यों जा रहे हैं ओंकार से? उन भद्र महिला ने तो जब तक राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं है, उन्होंने तो भारत की सिटीजनशिप, नागरिकता ही लेने से इनकार कर दिया। वो तो राजीव गांधी से लंबे, जब राहुल गांधी का जन्म हुआ उस समय, और राहुल और प्रियंका के जन्म के समय सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी। और अगर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेनी होती, क्योंकि भाई वो सीजर्स वाइफ वाला एक मामला है, तो चूंकि वो प्रधानमंत्री की पत्नी होने जा रही थी, इसलिए उनको आनन फानन में नागरिकता दिलाई गई। वो अलग बात है कि बिना नागरिकता के वो वोट भी डाल रही थी, बिना नागरिकता के वो वोट भी डाल रही थी। तो जब उन्होंने यहाँ पे नागरिकता ही लेना उचित नहीं समझा, तो फिर अगर उनकी भाषा में दिक्कत है या फिर उन्होंने हिंदी सीखने का प्रयास नहीं किया, वो हिंदी को अंग्रेजी में रोमन लेटर्स में लिख के पढ़ती हैं, इसीलिए वो नर्मदा को नरमादा कहती हैं। तो और इतने साल में भी उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं हुई, और ये जो इटली से लड़कियां आई थी, इन्होंने सोचे कि कितनी जल्दी संस्कृत में आपको इन्होंने, मैं देखा कि इन्होंने तो, ये तो अभी रामचरितमानस सुना रहे थे, लेकिन इन्होंने तो संस्कृत में भी श्लोक पढ़ के सुनाए, और इन्होंने शिव तांडव पढ़ के सुनाया, और बड़ा अच्छे उच्चारण से पढ़ के सुनाया। योगी भी गदगद हो गए। तो जाहिर सी बात है, ये अपनी अपनी लगन है, अपनी अपनी भावना है, अपना अपना समर्पण है। और मुझे तो कई बार लगता है कि सोनिया गांधी और उनके पूरे परिवार को ही कुछ सनातन धर्म से और हिंदुओं से परेशानी है। नहीं, देखिए, मैंने कई बार इस बात को कहा है ओंकार जी कि अ, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की नीतियां गलत थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की नीयत गलत है। दोनों में बहुत अंतर है। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।